हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। आज की जो क्लास है इसमें हम आपका सीडीपी का करवाने वाले हैं सवाल, जो कि ये आपका 2016 में सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। ये सितंबर में सारे सवाल आए हैं। पेपर 2 के सवाल हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, बट आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए बिना देरी के हम अपने प्रश्नों को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। विभिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व दे करके बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके या फिर मानक निर्देश दे करके निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो विभिन्नताओं को स्वीकार करके महत्व दे करके कर सकती है, बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, तो ये आपका जो है आंसर सही होगा। बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ये भी आपका सही हो जाएगा। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी आपका बिल्कुल, ये जो तीनों बातें लिखी हैं पॉजिटिव लिखी हैं, तो ये आपका हो जाएगा। मानक निर्देश दे करके निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके नहीं, तो ये आपका जो 4 है ये गलत है, तो इसको नहीं लेना है, बाकी तीनों आपका सही हो जाएगा। तो ए बी सी आपका पहले ही ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका पहला ही आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती यदि उसे व्यक्तिक जो विभिन्नता उसकी पूर्ण समझ हो, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो होता है, प्रत्येक बालक जो होता है, उसकी जो मानसिक और शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो सांवेगिक भिन्नता होती है, योग्यता होती है, वो अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा, एक जैसे नहीं होती ना। कोई बच्चा कुछ सोचता है, कोई बच्चा कुछ सोचता है। किसी बच्चे की शारीरिक बनावट अलग होती है, दूसरे बच्चे का अलग होता है ना। कोई श्यामला होता है, कोई गोरा होता है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अतः आप कह सकते हो कि शिक्षिका को क्या करना चाहिए, वैयक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसका शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करें और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन और संपादित करें। तो ये आपका व्याख्या रहा। आई होप आपको प्रश्न समझ आए। यहाँ से सवाल नंबर 2 आपका स्टार्ट होता है। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने के लिए कहती है और छुओ और स्पर्श करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षा शास्त्रियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी के लिए, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए, या फिर श्रवण विकलांग शिक्षार्थी के लिए, या फिर सीख न सकने वाले विद्यार्थी के लिए? तो सीख न सकने वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं, श्रवण विकलांग के लिए नहीं, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी के लिए नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे दूसरा ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ओनली 2 कीवर्ड आपको यहाँ से पकड़ना है, एक तो छुओ और अनुभव करो, है ना। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में जो है फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढके रखने को कहती है और छुओ अनुभव करने को कहती है, सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किसके लिए बात करे, तो ये दृष्टिबाधित के लिए है, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किसी भी वस्तु को छूकर उसके आकार, रूप, प्रकार के बारे में अनुभव करने या महसूस करने की दिव्य शक्ति दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पाई जाती है। अतः छुओ अनुभव करो सूचना पट्टों का उपयोग शिक्षिका जो है वो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए कर रही है। तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये रहा आपका तीसरा सवाल। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करें, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तथा काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का प्रयोग करें, या फिर प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल दें, या फिर उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए अवसर दें। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है 4th वाला। पहले में ये कह रहा है कि उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करें, अधिगम के न्यूनतम मानक दिया है ना, तो इसलिए इसका जो पहला और दूसरा है ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि प्रत्यास्मरण के लिए, ज्ञान के लिए बल दोगे आप,
तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है, तो आपका जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित कर सके, उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने में अवसर दे सके, ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सके। तो ये आपका व्याख्या रहा। यहाँ से आपका प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट होता है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में इनसे प्रश्न 1 नंबर का आपका हर बार बनता है, तो ध्यान से प्रश्न को करिएगा। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बस आपको चीज़ों को समझना है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन आपसे पूछा जा रहा है। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें जो है योग्यता नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, हर बच्चे में योग्यता होती है, वो सीख सकता है, वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो इसको आप गलत काट दीजिएगा। आपका बी कह रहा है कि विद्यार्थी जो होते हैं विद्यालयों में असफल होते हैं, फेल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। तो ये भी आपका गलत लिखा हुआ है। क्या स्कूल में पुरस्कार दिए जाएंगे तो बच्चा जो है सफल होगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी में कह रहे हैं विद्यार्थी जो हैं वो असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता जो कि उन्हें सार्थक हो। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता है। तो ये भी आपका पॉजिटिव लग रहा है, तो सी और डी आपका सही है। बाकी ए और बी आपका गलत है। ए बी जो जहाँ भी हो आपका वहाँ पे कट जाएगा। बी इसमें है, ये भी कट जाएगा, इसमें भी है और आपका इसमें भी है। तो यही आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर जो है वो बी ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपके जो विद्यालय का सिस्टम में व्यवस्था है वो फेल हो सकता है, विद्यार्थी कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी हमने लिया। प्रत्येक बालक की अपनी विशेष प्रकार की योग्यता होती है, क्षमता होती है सीखने की, जिसके आधार पर बालक जो है मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। इसी के आधार पर उनमें विशेष प्रकार की आवश्यकता का सृजन होता है जो उन्हें अन्य बालकों से जो है विशिष्टता प्रदान करती है। अतः जब विद्यालय द्वारा इस विभिन्नता को नज़रअंदाज कर शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो, विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, तो विद्यार्थी जो होते हैं वो असफल होते हैं, फेल होते हैं, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का कार्य करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इससे बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? यानी कौन सा सत्य कथन है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कह रहे कि संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय जो है वो अर्थ लगाना नहीं है। बी कह रहे हैं संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। सी कह रहे हैं संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया ही नहीं। कह रहे कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे सही लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपका डी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले में आपसे कहा जा रहा है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का अर्थ लगाना नहीं है। दूसरा कह रहे संभव नहीं है क्योंकि विद्यार्थी क्या करे, उसे फिर से पढ़े। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया ही नहीं ना। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नई वस्तु का अधिगम करता है तो उस पर उसके पूर्व ज्ञात मनोवृत्ति, समाज, संस्कृति, वातावरण, भाषा इत्यादि का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जब 2 विद्यार्थी एक ही चीज़ को पढ़ते हैं फिर वे अपने मनोवृत्ति और परिवेश के आधार पर भिन्न अर्थ क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका डी ठीक हो जाएगा। आयोग क्या आंसर मानता है, इसको मैं नहीं मानती क्योंकि भाई आयोग ने ऐसे भी प्रश्नों को माना है जिसका प्रश्न और ऑप्शन से कोई तालमेल नहीं है।
तो उस चीज़ को भी समझिएगा। इसलिए आपका मैं जो डिस्कस कर रही हूँ व्याख्या के साथ कर रही हूँ, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। राष्ट्रीय भाषाचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? सक्रिय सरल है, या फिर आपका सक्रिय सामाजिक है, या फिर निष्क्रिय सरल है, या फिर आपका निष्क्रिय सामाजिक है। तो निष्क्रिय वाला ऑप्शन तो वैसे ही आपका कट जाएगा, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय। अब सरल है कि सामाजिक है, इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषाचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? सक्रिय है और क्या है? सरल है। तो यहाँ पे व्याख्या देख लीजिएगा। राष्ट्रीय भाषाचर्या की जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार शिक्षण का जो उद्देश्य है, बच्चों की सीखने की सहज इच्छा युक्तियों को समृद्ध करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर के अधिगम करे तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बच्चों के मनोनुकूल, सहज व सरल हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख सके। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला ही ठीक हो जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सार्थक अधिगम क्या है? निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, या फिर उद्दीपन उत्तर के बीच युग्मन साहचर्य, या फिर वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, या फिर दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। तो निष्क्रिय ग्रहण नहीं होता है, ना ही आपका अनुकरण होता है, ना ही आपका जो है यहाँ पे उद्दीपन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सार्थक अधिगम वही होगा जो निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण कर सके। तो इसलिए आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा कि हमारी वीडियो को यूट्यूब जो है वो और लोगों तक भेजेगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और आप इस प्रश्न का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।